360 में बांग्लादेश से रोहिंग्या की म्यांमार वापसी का आगाज, पनाहगज़ीन खौफज़दा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के लिए खुसूसी बसें ताख़ीर का शिकार, और यहूदियों की कब्रों के कतबे लिखने वाला एक मुसलमान। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। म्यांमार से पनाह की खातिर भागकर बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या की वापसी का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है, लेकिन कई पनाहगज़ीन वापसी के डर से कैंपों से भाग रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान अक्टूबर में होने वाले मुआहदे के मुताबिक बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल पनाह लेने वाले तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों में से 2000 पर मुश्तमिल पहला ग्रुप कल 15 नवंबर को म्यांमार वापस रवाना किया जाएगा। लेकिन कैंप में पनाहगज़ीनों के इकरानुमा अब्दुल सलाम का कहना है कि ग्रुप में शामिल कम अज़ कम 20 अफराद म्यांमार में तशद्दुद के खौफ से वापस नहीं जाना चाहते और मुंतकिली से बचने के लिए दूसरे कैंपों में भाग गए हैं। बांग्लादेश का कहना है कि वो किसी पनाहगज़ीन को ज़बरदस्ती म्यांमार वापस नहीं भेजेगा और हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा की रेफ्यूजी एजेंसी से दरख्वास्त की है कि वापसी के लिए तैयार किए जाने वाले अफराद से उनकी रजामंदी की तस्दीक कर ली जाए। इस वक्त साकिबुल इस्लाम कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। साकिब, अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने सिंगापुर में आसियान का जो समिट है उसकी साइड लाइन्स पे म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची से मुलाकात की और उसमें रोहिंग्या का मसला भी उठाया। उसकी क्या तफसीलात हैं? जी सारा, सदर अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने म्यांमार के रहनुमा आंग सान सूची से मुलाकात में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें म्यांमार की हुकूमत से इस सिलसिले में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी। उनका मज़ीद कहना था कि ये एक ऐसा अलमिया है जिसने लाखों अमरीकियों के दिलों को मुतासिर किया है और वो चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने म्यांमार की फ़ौज और कानून हाथ में लेने वाले वो लोग जिनके जुल्म से बचकर 7 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश पनाह लेने पर मजबूर हुए, वो एक नाकाबिल तलाफ़ी जो है नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। और आंग सान सूची ने नायब सदर के इस बयान का बरह रास्त तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका ये कहना था कि उनका मुल्क हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अपने मुल्क को तमाम लोगों के लिए महफूज और बेहतर बनाया जाए। और आंग सान सूची जो है उन पर आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही है इस बहरान से सही तरीके से ना निपटने से और इन जुल्म और सितम को ना रोक सकने पर। और यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनसे एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस नामी अवार्ड वापस ले लिया है, यानी ज़मीर की सफ़ीर का अवार्ड ये वापस लिया गया है। और इससे पहले गुज़िश्ता साल नवंबर में अमरीकी होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूज़ियम ने उनसे एक अवार्ड वापस लिया था और गुज़िश्ता साल सितंबर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी तस्वीर अपने कॉलेज कैंपस से हटा दी थी और उनसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का अवार्ड वापस लिया था। और फिर जो उससे पहले कनाडा की हुकूमत ने उनसे उनकी एजाज़ी शहरियत भी मनसूख कर दी थी। तो आंग सान सूची को इस बहरान से ना निपटने पर तनकीद का सामना है और मुतअद्दिद एजाज़ उनसे वापस लिए गए हैं। ऑलराइट, एक तरफ आंग सान सूची को दबाव का सामना है, दूसरी तरफ बांग्लादेश की हुकूमत भी बहुत से मुख्तलिफ प्रेशर्स का इस इशू को लेकर सामना कर रही है और उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे कॉलीग जो बंगला सर्विस वॉइस ऑफ अमेरिका की बंगला सर्विस के मैनेजिंग एडिटर हैं कबीरुद्दीन सरकार, बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में शिरकत करने का। कबीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैंपों से आपको किस तरह की इत्तलात मिल रही हैं, क्योंकि रोहिंग्या का ये भी मुतालबा रहा है कि उनको शहरियत दी जाए म्यांमार की तभी वो वापस जाएंगे और अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने जो जिक्र किया ये रिपेट्रिएशन के बारे में, पहले से जो तय हुआ था तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। अभी कोई 5-6 मिनट पहले मैंने बात किया टेलीफोन पे, हमारा जो कॉक्सेस बाज़ार में हमारा जो नुमाइंदे हैं मुअज़्ज़म हुसैन शकील, उन्होंने बताया कि अभी चेंज सर्कमस्टांसेस में कल से कोई 150 अफराद कोई 30 फैमिली जिसमें 150 अफराद हैं, उनको रिपेट्रिएशन के बारे में बातचीत चल रही है। और इस वक्त वो इंतज़ार कर रहे हैं एक UNHCR का क्लियरेंस लेटर के लिए, वो मिलने से ये शुरू होगा। ये शुरू होगा कहना ठीक नहीं है, ये बस जाएंगे, ये दिस इज़ काइंड ऑफ ए सिंबॉलिक रिपेट्रिएशन। ठीक है। दी सिचुएशन देयर अभी भी बहुत अनसर्टन है
اور ایسا بہت ہی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے انکلیئر. کہ اگر یہ پہلی 150 فیملیز بھیجی ہیں تو اب ایک مستقل سلسلہ شروع ہو جائے گا. بھی ایسی بات نہیں ہے, یہ علامتی طور پہ ان کو بھیجا جا رہا ہے, لیکن لوگ پھر بھی ڈر رہے ہیں. جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں, UNHCR کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ سچویشن جو ہے میانمار میں ابھی بھی بہت ہی انکلیئر ہے, اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری سیف, اینڈ وہ بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں. وہ تو بیچارے ایسے ہی بہت مشکل میں ہیں. اور تو کیا میانمار کی حکومت نے کسی قسم کی گارنٹی ان خاندانوں کے لیے دی ہے اس کوشش میں صرف کہ UNHCR کے جو خدشات ہیں ان میں کمی لائی جا سکے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو پریشر ہے وہ کچھ کم ہو سکے؟ میانمار کا کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں آپ؟ میانمار کا کوئی رسپانس خاص نہیں ہے, یہ آپ جانتے ہیں. اور لیٹسٹ جو سچویشن ہے, ابھی آنگ سان سوچی کا ایوارڈ واپس لیا گیا ہے, اور وائس پریزیڈنٹ پینس نے بھی کافی دباؤ ڈالا ہے سنگاپور میں یہ ایپیک سمٹ کے دوران, تو آسیان سمٹ کے, اور یہ اٹس ناٹ ویری کلیئر, اینڈ they are not very willing to take these people back, especially ان کو جو دباؤ ڈالا جا رہا انٹرنیشنل لیول پہ کہ ان کو سٹیزن شپ کے بنا پر واپس لیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا, بنگلہ دیش میں بھی الیکشن اب ہونے والے ہیں, اور ایک دفعہ پہلے جو وزیر اعظم ہیں شیخ حسینہ وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ مستقل بنیادوں پہ پرماننٹلی ہم ریفیوجیز کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے. بنگلہ دیش کی جو اپنی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کس قدر اثر ڈال رہی ہے روہنگیا کے معاملے پر؟ نہیں, بنگلہ دیش میں یہ سچویشن ہے کہ حسینہ کا شیخ حسینہ گورنمنٹ نے ایک آئیلیٹ ہے, آف شور آئیلیٹ, ٹھنگار چور کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, تو وہاں ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے. اور بنگلہ دیش یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, اور بنگالی تو نہیں ہے, یہ روہنگا ہی ہیں, مگر their background dates back to some 500 to 600 years. لیکن پولیٹیکل لیول پہ کہہ لیجئے کہ کتنا بڑا برڈن ہے یہ شیخ حسینہ پر؟ جی برڈن تو ہے, مگر یہ کسی نہ کسی کو تو اٹھانا ہی پڑے گا یہ برڈن. تو شیخ حسینہ is very bravely taking the burden, and کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ, لیکن یہ کہ وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ جلد از جلد بالکل وہ اپنا گھر واپس جائیں, کوئی طریقہ ہو. اور روہنگیا ایک ایسے ایشو میں پھنسے ہیں جہاں ایک طرف بنگلہ دیش کی حکومت چاہتی ہے کہ وہ واپس چلا جائیں, اور دوسری طرف میانمار کی حکومت ان کی سیکیورٹی کے بارے میں کسی قسم کی گارنٹی دنیا کو نہیں دے رہی. کبیر الدین سرکار بنگلہ سروس کے مینیجنگ ایڈیٹر ہمارے ساتھ تھے, کہ وقت کا بہت شکریہ. اسلام. امریکہ نے لبنان میں قائم تنظیم حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے بیٹے جواد نصر اللہ کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دے دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کی مدد سے حزب اللہ مشرق وسطی میں ہتھیار اور بدامنی پھیلا رہی ہے. امریکہ نے حزب اللہ سے منسلک المجاہدین بریگیڈ کو بھی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. یہ اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل اور غزہ میں موجود حماس کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے. ٹرمپ انتظامیہ ایران پر عدم استحکام پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے ساتھ تو بین الاقوامی جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے, لیکن دوسری جانب اسے شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں اور میزائل پروگرام ترک کرنے پر آمادہ کرنے میں خاطر خواہ پیش رفت حاصل نہیں ہو رہی. شمالی کوریا نے حال ہی میں نہ صرف امریکہ کے ساتھ مذاکرات اس بارے میں منسوخ کیے ہیں, بلکہ واشنگٹن کے ایک تحقیقی ادارے نے شمالی کوریا میں بیلسٹک میزائلز کی ایسی 13 تنصیبات کی نشاندہی کی ہے جو شمالی کوریا نے اب تک ظاہر نہیں کی تھی. صورتحال کیا رخ اختیار کر رہی ہے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ساتھ جون میں ہونے والی سربراہ ملاقات کے بعد اس امید کا اظہار کیا تھا کہ کم جونگ ان فوری طور پر اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کرنا شروع کر دیں گے. وہ گھر واپس پہنچتے ہی میرے خیال میں یہ کام شروع کر دیں گے. سربراہی اجلاس کے 5 ماہ گزرنے کے بعد بھی کم جونگ ان ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے سلسلے کو شروع نہیں کر سکے. در حقیقت اس بات کے ثبوت بڑھ رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ ہتھیار بنا رہے ہیں. پیر کو سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ اس نے کم از کم 13 میزائل اڈوں کی نشاندہی کی ہے, جس میں دونوں کوریاؤں کے بیچ ڈی ملٹرائزڈ زون کے قریب واقع یہ تنصیب بھی شامل ہے. North Korea has placed a great deal of time, money and resources. شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل فورس کے لیے بہت زیادہ وقت, سرمایہ اور وسائل مختص کر رکھے ہیں.
इसको एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कहा जाता है। इसे यकीन है कि मुस्तकबिल में अमरीकी और जनूबी कोरिया की किसी भी जारियत को रोकने के लिए शायद ये बेहतरीन हथियार होगा। सदर ट्रंप और किम जोंग उन के सरबराही इजलास के बाद से एटमी प्रोग्राम पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन छोटी सतह पर कुछ कामयाबियां जरूर मिली हैं। जैसा कि शुमाली कोरिया ने अपनी एक मिसाइल की तजर्बागाह के अहम हिस्सों को खत्म करने के वादे पर अमल किया है। इसके अलावा जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुकात में भी मुस्तकिल बेहतरी आई है, लेकिन बहुत से तज्जियाकारों का ख्याल है कि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि शुमाली कोरिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तर्क नहीं किया। इसमें से बहुत कुछ हम पहले ही जानते हैं। हम यकीनी तौर पर पहले ही से जानते थे कि शुमाली कोरिया अपने मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम को जारी रखने का पहले से ही इरादा रखता था, और मजीद ये कि अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान कोई ऐसा मुआहिदा भी नहीं था। सदर ट्रंप बज़ाहिर अब भी पुरुम्मीद हैं। शुमाली कोरिया के साथ जिस तरह चीजें चल रही हैं, हम इस पर बहुत खुश हैं। हम सोचते हैं कि ये ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो चाहेंगे कि किम जोंग उन के साथ एक और सरबराही इजलास में शिरकत करें, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते एक सीनियर शुमाली कोरिया के रहनुमा के साथ माइक पॉम्पियो की मुलाकात कोई वजह बताए बगैर मनसूख करने के बाद से ये मामला और पेचीदा हो गया है। बिल गैलो के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यूरोपीय पार्लियामान में आसिया बीबी के मामले पर होने वाली मुजव्वज़ा बहस मुलतवी कर दी गई है। इसकी तफसीलात समेत बहुत कुछ आप पढ़ और देख सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में हर रोज़ ख़वातीन तालीम या काम के लिए घर से निकलती हैं। ये मामूल की बात है, लेकिन ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना हर रोज़ ही एक चैलेंज भी होता है। पेशावर से उमर फारूक बता रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI की साबिक हुकूमत ने इस मसले के हल के लिए एक कदम तो उठाया था, लेकिन फिर बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में हर रोज़ ख़वातीन का तालीम या काम के लिए घर से निकलना मामूल की बात है, लेकिन ख़वातीन की एक बड़ी तादाद के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना हर रोज़ एक चैलेंज होता है। औरतों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इश्यूज़ होते हैं, हरासमेंट के होते हैं, उन लोगों के साथ स्पेस नहीं मिल रही होती। फीमेल के लिए कोई सिक्योरिटी वाली जगह होनी चाहिए, अपने बसेस होने चाहिए जिसमें वो सेफ्टी फील करें और आसानी से कहीं आ जा सके। मतलब ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारे साथ कोई मेल नहीं है तो इशू होगा। बसेस में जो चढ़ना और उतरना होता है ये बहुत मुश्किल होता है। फीमेल जो है तो बसेस इतनी रफ्तार में जा रही होती है कि फ़ीमेल उसमें चढ़ते वक्त उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हरासमेंट और सिक्योरिटी के मसाइल के बाइस अक्सर वालिदैन अपनी बेटियों को घरों से अकेले बाहर निकलने नहीं देते। ख़वातीन सुकून से सफ़र कर सके, इसके लिए जापान की हुकूमत ने 6 माह कबल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 14 पिंक बसों का तोहफा दिया। दिस इज़ फर्स्ट एक किस्म का प्रोजेक्ट है जो कि ख़वातीन के लिए किया गया है, और इसका बैकग्राउंड जैसे आपको पता है कि हरासा होती हैं ख़वातीन और उनके आने जाने में, ट्रैवल करने में, सफ़र करने में काफ़ी सारे मसले मसाइल थे, जिसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इन बसों का इफ्तिताह तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत के वज़ीर आला परवेज़ खटक ने इसी साल मई के महीने में किया था। 14 बसों में से 7 ज़िला मर्दान जबकि बाकी 7 एबटाबाद में चलाई जाएंगी, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हो सका। बसेस के प्रोजेक्ट को चलाने के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है KP में हम इस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए जो मॉडल जो अडॉप्ट किया गया है वो है थ्रू वेंडर। तो हमने एक दफ़ा टेंडर दिया है, हमें कोई इंकरेजिंग रिस्पांस नहीं आया, दूसरी दफ़ा भी दिया है, और अब तीसरा टेंडर हमारा गया है इंशाल्लाह, और जिस पे हमें उम्मीद है कि हमें कोई अच्छा वेंडर मिल जाएगा। ख़वातीन इस सर्विस के जल्द शुरू होने की आस लगाई बैठी हैं। पिंक बसेस का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि
जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और हमें जितनी सहूलियात जल्दी मिलेगी उतनी हम अपनी सेटिस्फेक्शन शो करेंगे टुवर्ड्स आवर गवर्नमेंट। हर बस में तकरीबन 40 के करीब ख़वातीन के बैठने की गुंजाइश है। दफ्तरी और स्कूल के औकात में हर बस दिन में रोज़ाना 3 ट्रिप लगाएगी। उमर फारूक, उर्दू VOA, मर्दान। पाकिस्तान में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ब्लड एनीमिया की शिकार है। ब्लड एनीमिया यानी खून में आयरन की कमी से न सिर्फ एक औरत की अपनी सेहत बुरी तरह मुतासर होती है बल्कि ये आने वाले बच्चे की जान के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है। इस बीमारी का इलाज उन ख़ानदानों के लिए ख़ास तौर पे मज़ीद मुश्किल हो जाता है जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं। देखते हैं सक्कर से किरण मिर्ज़ा की ये रिपोर्ट। रोज़ीना एक घरेलू खातून है। ये अक्सर थकन और सर में दर्द महसूस करती हैं। दौरान ज़चकी इनमें ब्लड एनीमिया यानी खून में आयरन की कमी तशख़ीस हुई। जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, कमज़ोर थी, जिस्म मेरा टूटता है, मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक खून में आयरन की कमी का मसला सक्खर की हर दूसरी औरत को लाहक है। मोर देन 50% आपको पॉपुलेशन मिलेगी जो होते हैं वो एनीमिया। और ये एनीमिया कोई नया एनीमिया नहीं होता, ये पुराना एनीमिया हो जाता है। जो लड़की पैदा होती है ये बचपन से लेके सिलसिला चलता रहता है, काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं रहती। औरत के खून में आयरन की कमी सिर्फ इसकी ज़िंदगी ही मुतासिर नहीं करती बल्कि आने वाले बच्चे के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। एनीमिया की शिकार माओं के बच्चे अक्सर नॉर्मल के बजाय ऑपरेशन से डिलीवर करना पड़ते हैं। ऐसी माएँ वो रिस्क पे होती हैं, उनके बच्चे भी रिस्क पे होते हैं। वक्त से पहले पैदाइश का होना, डिलीवरी के बाद जो ज़्यादा खून बहने के होती है उसमें मौत भी होती है। एनीमिया का इलाज मुश्किल नहीं लेकिन आबादी के एक बड़े हिस्से की पहुंच से दूर यकीनन है। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है ना आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। फ्रूट है, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, मक्खन, गोश्त, मछली, अंडा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। बेबी जो पहला फर्स्ट हुआ था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ था। जो भी हमला जाती है पेट से जाती है तो सबका यही मसला होता है कि उनको आयरन की कमी है। इतनी महंगाई में फल फ्रूट बंदा कहाँ से ले, कहाँ से खाए। डॉक्टर्स दौरान ज़चकी ख़वातीन का ब्लड HB टेस्ट करते हैं जिससे खून में आयरन की मिक़दार का पता चलता है। हामला ख़वातीन में HB लेवल 10.5 से 11 ग्राम जबकि गैर हामला ख़वातीन में 12 से 14 ग्राम नॉर्मल होता है। सक्खर की बहुत सी ख़वातीन पाकिस्तान की करोड़ों औरतों की तरह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रही लेकिन उन पर तवज्जो देना पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी है क्योंकि जब एक औरत की सेहत का ख्याल नहीं किया जाता तो फिर इसके लिए ख़ानदान वालों की मुनासिब देखभाल करना भी मुमकिन नहीं रहती। किरण मिर्ज़ा, उर्दू VOA, सक्खर। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा की नई किताब बिकमिंग मार्केट में आने से पहले ही बेस्ट सेलर बन गई है। ये उनकी सवाने हयात है। किताब में मिशेल ओबामा ने लिखा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को सदर ओबामा की अमेरिका में पैदाइश के बारे में शुबहात पैदा करने पर माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि बकौल उनके ऐसे इल्ज़ामात ने उनके ख़ानदान को ख़तरे में डाल दिया। इन दिनों किताब की तशहीर में मसरूफ़ साबिक खातून अव्वल ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो खुद सदर का इंतखाब लड़ने का इरादा नहीं रखती। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिका में हलाल गोश्त और उससे बनी मसनूआत की तलब बढ़ रही है। इसकी एक वजह तो मुसलमानों की तादाद है जो प्यू रिसर्च सेंटर के सर्विस के मुताबिक तेज़ी से बढ़ ही रही है, लेकिन वर्दा खलील बता रही हैं कि हलाल गोश्त की तलब में इजाफे की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया का ये हलाल स्टोर इलाके में कायम कई स्टोर्स में से एक है जहां मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाली अशियाए खुर्दनोश के अलावा हलाल गोश्त की फ़रोख्त भी की जाती है। हम हलाल गोश्त खाने को ही फौकियत देते हैं क्योंकि ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं जो कि फॉलो करते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं वो नहीं करते इतना। अमेरिका में हलाल गोश्त और दीगर हलाल मसनूआत की दस्तयाबी हमेशा इतनी आसान ना थी, लेकिन मुल्क में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी की तलब को पूरा करने के लिए अमेरिका में 15 से 20 अरब डॉलर की हलाल मसनूआत तैयार की जाती हैं जो बैरून मुल्क भी दरामद की जाती हैं। अमरीकी मईशत में हलाल मार्केट पर तहकीक करने वाले इदारे दिनार स्टैंडर्ड्स के तर्जुमान के मुताबिक हलाल गोश्त की तलब में इजाफे की कई वजूहात हैं।
امریکہ میں حلال گوشت کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ امریکہ میں تقریباً 6 ملین مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ غیر مسلموں میں حلال گوشت کے استعمال کا بڑھتا ہوا رجحان بھی ہے۔ اس حلال سٹور میں کام کرنے والے قصاب کا کہنا ہے کہ ان کے سٹور پر گوشت کی فروخت میں گزشتہ چند سالوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں کے جو خود امریکن ہے وہ بھی مطلب حلال جو گوشت ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اسپیشلی بیبی گوشت جو ہوتا ہے، لیمب جو ہوتا ہے۔ دینار سٹینڈرڈز کے مطابق آج امریکیوں کی بڑی تعداد جانے انجانے میں حلال گوشت استعمال کر رہی ہے۔ حلال گوشت امریکہ کے بڑے ریٹیلرز پر دستیاب ہے، جیسے کاسکو، والمارٹ، ان میں ریسٹورانٹس بھی شامل ہیں، لیکن اکثر اسے حلال کے طور پر لیبل نہیں کیا جاتا کیونکہ حلال میٹ پرووائڈرز کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں منفی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکہ میں حلال گوشت کی مقبولیت بڑھانے کے لیے ہمیں حلال فوڈ فیسٹیولز اور اچھے حلال ریسٹورنٹس کی ضرورت ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی یہودی اور مسلمانوں کے درمیان تلخیوں کا سبب ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بھارتی شہر ممبئی کے ایک ایسے مسلمان کی کہانی جو اس دنیا سے چلے جانے والے یہودیوں کا نام زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہودی قبروں پر عبرانی زبان میں نام کندہ کرنے والے محمد یاسین سے ہمیں ملوا رہی ہیں رتل جوشی۔ ممبئی کے ورلی علاقے کا یہ قبرستان شہر کے گنے چنے یہودی قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں یہاں 1000 سے زیادہ قبروں کو ہیبرو میں نام اور پہچان ایک ایسے شخص سے ملی ہے جس کی اپنی پہچان یہودیوں سے جدا ہے۔ محمد یاسین ممبئی کے ان آخری کاریگروں میں سے ایک ہیں جن کے پاس ہیبرو زبان میں قبروں پر نام تراشنے کا علم ہے۔ برابر سب نام ڈالتے ہمارے نماز کے، پھر سب شبد وہ لکھتے وہ ہیبرو میں، ان کو بہت سارا، ہم سے ان کو زیادہ معلوم ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں اسرائیل سے یہ قبر بنانے کو، وہ انگلش میں نام لکھ کے دیتے ہیں، بولتے ہیں ہیبرو میں تم لکھ لینا، کس کو بھی نہیں آتا۔ ہے زین کوف نون ہے۔ یاسین ہندی، اردو اور کچھ اور بھارتی زبانوں کو پتھر پر پہلے سے تراشتے تھے۔ 1968 میں ممبئی آنے کے بعد ان کی ملاقات ایک اسرائیلی انگریور سے ہوئی۔ ہیبرو کی تعلیم اسی سے ملی۔ بے تے سے جیم ہے، اردو میں بھی آتا ہے، تو حرف جو ہے تو الگ رہتا ہے لیکن بولنے میں فرق نہیں ہے۔ گزشتہ 70 سالوں میں ممبئی میں یہودیوں کی تعداد 20,000 سے کم ہو کر تقریباً 4,000 رہ گئی ہے۔ اس کم ہوتی آبادی کے ساتھ ہیبرو جاننے والے بھی بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یاسین کے بیٹے اسماعیل ہیبرو تراش تو لیتے ہیں لیکن اسکرپٹ ابا سے ہی لکھوانا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اب کمپیوٹرائز فونٹس بھی استعمال کرنے لگے ہیں۔ جو فونٹ کمپیوٹر کے اندر ہے وہ فونٹ میں اور ہمارے ہاتھ کی رائٹنگ میں بہت فرق ہے، جو ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہم لکھ لیتے ہیں، لیکن کمپیوٹر جو ہے نا جو جیسا فونٹ ہے ویسے ہی دیتا ہے۔ یاسین اور اسماعیل کے علاوہ یہاں کے باقی کاریگر زیادہ تر ہندو ہیں۔ کام کے بیچ میں مذہب کبھی دیوار نہیں بنتا۔ کتنے لوگ آتے ہیں باقاعدہ گلے لگاتے ہیں ہم کو، بتائیے، خوشی ہوتی ہے، سمجھے۔ اب پھر اپوزٹ اس کا جب اسرائیل کو دیکھو یا اس فلسطین کا دیکھو تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے۔ اوپر والے سے مرحوم کے لیے جنت کی فریاد ہر مذہب ہر زبان میں کی جاتی ہے، لیکن یہاں اس قبرستان کے کاریگروں کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ اگر مذہب، ذات اور نفرت کی دیواریں گرا دی جائیں تو پھر یہ دنیا بھی کسی جنت سے کم نہیں۔ رتل جوشی، اردو VOA، ممبئی۔ اور اسی خوبصورت کہانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ ہر لمحہ قائم رہتا ہے facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے۔ جانے سے پہلے آج دیکھتے ہیں واشنگٹن کے ارد گرد خزاں کے خوبصورت رنگ ہمارے ساتھی عزیز احمد کی آنکھ سے۔